नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद का मानसून सत्र, दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में पेश और चर्चा के लिए वित्त संबंधी अहम विधेयक सूचीबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा, आज रेल मार्ग से भुवनेश्वर तक पहुंचेंगी ब्रह्मपुर। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी सम्मिलित। पश्चिमी एशिया में जारी कूटनीतिक प्रयासों को फिर झटका, ईरान पर सख्त हुए डोनाल्ड ट्रंप। कहा, ईरान झूठे दावे कर रहा है, नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार। स्यूटा में अवैध आप्रवासन पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ की आपातकालीन बैठक। ईयू के सदस्य देशों ने की है कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की मांग। पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, एक व्यक्ति की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में गोल्डन पंच से धूम मचाने वाले भारतीय बॉक्सरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। मुक्केबाजों ने एक स्वर में कहा, अगला लक्ष्य एशियन गेम से पदक लाना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। विधेयक के माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम 2025 और साथ ही वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 और बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। साथ ही लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज एक विधेयक चर्चा और विचार के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक के माध्यम से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से हटाए जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति ने सख्त रुख अपनाया है। संसदीय समिति की सोमवार को हुई बैठक में समिति के कई सदस्यों ने मेटा के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। इस दौरान मेटा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से हटाए जाने का जिक्र करते हुए इसके लिए माफी भी मांगी। मेटा के अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण पीएम मोदी का वीडियो अनजाने में डिलीट हो गया था, लेकिन समिति के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। समिति के सदस्यों ने कहा कि मामला सिर्फ माफी मांगने का नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरी जवाबदेही तय करने का है। बैठक में सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए वीडियो हटाने के जिम्मेदार मेटा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी रखी है। इस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। आईटी संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के वीडियो हटाने के मामले में मेटा चीफ मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी चाहिए।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भुवनेश्वर से बरहमपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी और तप्त पानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। दौरे के पहले दिन कल राष्ट्रपति ने कटक में जगदलपुरी कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले व पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण की जनगणना पूरी होने के बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। जनगणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक स्वयं गणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा। देश के बाकी हिस्सों के लिए जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष शुरू होने की संभावना है। इस बार जनगणना के दौरान जाति से संबंधित विवरण भी एकत्र किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया होगी। और देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से हालात खराब हो गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है। ओडिशा के 5 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड का माध्यम से उच्च स्तर का खतरा जताया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के लिए भी अचानक बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में 9 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि 6 अगस्त तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिसका असर अभी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में भी दिखने लगा है। असम में बाढ़ का संकट अभी भी बरकरार है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, जबकि 7 जिलों के 1.28 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वे अमेरिका नहीं बल्कि ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि जलडमरू मध्य की मौजूदा स्थिति अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। उन्होंने अमेरिका के साथ किसी नई वार्ता की खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए आखिरी मौका बताते हुए चेतावनी दी है। यूरोप में माइग्रेशन संकट को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्पेन के सियोटा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने के बाद यूरोपीय संघ ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। मोरक्को से करीब 60,000 प्रवासियों के सीमा पार करने के बाद 22 सदस्य देशों ने बाहरी सीमाओं पर सख्त नियंत्रण की मांग की है। इस मुद्दे पर स्पेन और कुछ सदस्य देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में अपने नाम की धूम मचाने वाले भारतीय मुक्केबाजी दल का मंगलवार तड़के सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत देखने को मिला। ढोल, नगाड़े और मालाओं से भारतीय पदक वीरों का स्वागत हुआ। भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। वहीं जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे का भी भव्य स्वागत देखने को मिला। अस्मिता डे ने भरोसा जताया कि वे आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करती रहेंगी।
तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।